यार ये कैसे हो सकता है कि सुंदर इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। सब कुछ कैलकुलेट करके देख लिया, पर मेरे लिए तो इस लाइफस्टाइल को जी पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कीरू को क्या हो गया है। ये कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रहा है। You serious? परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये तो बस एक छोटी सी कहानी है जिसमें सुंदर और टिक्कू की दोस्ती की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़े और आगे जाकर दोनों ही को जॉब लग गई। दोनों की सैलरी में भी कुछ खास फर्क नहीं था। दोनों ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे और दोनों ही के पास फैमिली की कोई जायदाद या वसीयत नहीं थी। कुछ समय तक तो दोनों की नेटवर्थ सेम थी, पर धीरे धीरे सुंदर की नेटवर्थ बढ़ने लगी और कुछ सालों बाद तो दोनों की नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अगर इसे एग्जाम्पल से समझें, अगर शुरुआत में दोनों की नेटवर्थ अराउंड 1 करोड़ थी, तो अब सुंदर की नेटवर्थ अराउंड 10 करोड़ तक पहुंच गई थी। और वहीं सुंदर की लाइफस्टाइल में भी झलकने लगा था। ये देखकर टिक्कू हर समय यही सोचता रहता था कि पैसे तो दोनों एक जैसे ही कमाते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, महंगाई भी दोनों के लिए बराबर है, तो ऐसा क्या हो गया कि सुंदर के पास इतने पैसे आ गए? इसे कौन सा चिराग का जिन मिल गया जो इसकी सारी इच्छा पूरी कर रहा है? या इसे ऐसी कौन सी चक्की मिल गई है जो इसे अनलिमिटेड दाल, चावल और आटा निकाल कर दे रही है? दोस्तों, यहाँ पर कोई भी चिराग नहीं था, कोई जादुई चक्की नहीं थी। ये तो सिर्फ अपने पर्सनल फाइनेंस को हैंडल करने का तरीका दोनों का अलग था। एक तरफ टिक्कू प्रेजेंट में जीता था, जो कि अच्छी बात है, पर उसके लिए जैसे कल था ही नहीं। वो सैलरी मिलते ही मानो उसे खर्च करने के लिए तैयार रहता था। हाँ, उसके लिए सेविंग का इंपॉर्टेंस था, बट जो भी थोड़े बहुत पैसे वो सेव करता था, उसे वो या तो सेविंग अकाउंट में रख देता या फिर बैंक में उसकी फिक्स डिपॉजिट करवा देता। अब दोस्तों, आप ये कहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट, या जिसे हम एफडी भी कहते हैं, उसमें क्या खराबी है? अरे भाई, ये तो सेफ इनकम है, हमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। और आजकल तो हमें एफडी में 7 to 8% तक का रिटर्न भी मिल जाता है, वो भी रिस्क फ्री। दोस्तों, आपकी बात एकदम सही है, पर यहाँ एक और फैक्टर है जिसे हम इन्फ्लेशन या आसान भाषा में रोजमर्रा की महंगाई कहते हैं। आपने देखा ही होगा कि मार्केट में टमाटर के रेट की क्या हालत है। खैर, टमाटर के रेट आज नहीं तो कल नॉर्मल रेट्स पर आ ही जाएंगे, पर आपने अपने आसपास की महंगाई को महसूस तो किया ही होगा। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो 10 साल पहले अगर किसी फैमिली के घर का खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये था, तो वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इन्फ्लेशन 6 to 7% के आसपास ही रहता है, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम खर्चा करते हैं तो हमें ये महंगाई और भी ज़्यादा महंगी लगने लगती है। चलिए यहाँ पर एक कार के एग्जाम्पल से महंगाई और एफडी के रिटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस कार की प्राइस आज 10 लाख रुपीज़ है। अगर हम 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से चलें तो 10 साल बाद यही कार हमें कितने में मिलेगी? ये देखिए, आपको कैलकुलेशन स्क्रीन पर दिख जाएगा कि सेम कार हमें 10 साल बाद 19,67,151 रुपीज़ में मिलेगी। मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि ये कार हमें 20 लाख रुपए तक मिल जाएगी। इसी तरह से हम अब एफडी की कैलकुलेशन की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आज हमने 10 लाख रुपीज़ की बैंक में एफडी करवा दी 10 सालों के लिए। इंटरेस्ट रेट हर बैंक का अलग अलग है और 6 to 8% के रेंज में वेरी करता है। मान लीजिए हम सेफ बैंक में चलते हैं और वहाँ 7% के हिसाब से एफडी करवाते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पर 10 ईयर्स का एफडी कैलकुलेशन मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 10 सालों के बाद 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 20 लाख रुपीस मिल जाएंगे। तो अब महंगाई और फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन या महंगाई की बात करें तो 10 लाख रुपए की कार 10 साल बाद 20 लाख रुपए की मिलती है। और अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद 20 लाख रुपए का हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ना फायदा हुआ ना बचत, ना आपने अपने पैसे के ऊपर कमाया ना आपने गंवाया। और इसमें हमने अभी तक टैक्स की तो बात की ही नहीं है। अगर इसे हम टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि हम उल्टा पैसा गंवाएंगे, क्योंकि हमारा फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न टैक्स कटने के बाद और भी कम हो जाता है। अगर हम ये कहें कि हमने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है
तो उसमें तो आपका रिटर्न और भी कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा अलग अलग बैंक्स में यूजुअली सेविंग अकाउंट पर 2.5 इंटरेस्ट से 3.5% तक या 4% तक इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो हमने कार और फिक्स डिपॉजिट की बात की है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो आगे जाके कार ही नहीं लूँगा, तो मेरे तो सारे पैसे बच गए। कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने ये मान लिया कि आप आगे चल के कार नहीं लेंगे, पर आगे चलकर हो सकता है आप अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं घूमने चले जाएं, या फिर किसी एग्जॉटिक रेस्टोरेंट में खाना खाएं, मूवीज़ पर जाएं। मैं आप सबकी अच्छी सेहत के लिए अपने दिल से आपको विश करता हूँ, बट हो सकता है कि आगे जाकर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब तो चाहिए ही होता है घर चलाने के लिए। तो महंगाई तो हर चीज़ में आएगी, किसी में ज़्यादा किसी में कम, बट महंगाई बढ़ेगी ज़रूर। अगर मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करूं, तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस हर साल 8 to 15% के हिसाब से बढ़ रही है। तो आप खुद ही कैलकुलेट करिए कि 1 लाख रुपए की एनुअल स्कूल फीस 10 साल बाद कितनी होगी। तो इन सब बातों से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमें महंगाई से ज़्यादा रिटर्न्स मिले और आगे जाकर हमारे पैसे की वैल्यू कम ना हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही एफडी में इन्वेस्ट ना करें। मेरे हिसाब से एफडी आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए, ना कि आपकी पूरी नेटवर्थ एफडी में इन्वेस्टेड होनी चाहिए, जैसे कि हमारे टिक्कू भाई ने भी कर रखी है। इसी रीज़न के चलते टिक्कू भाई अपनी नेटवर्थ को बढ़ा नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुंदर आज और कल दोनों में ही जीता था। उसे जैसे ही सैलरी मिलती थी वो सैलरी का कुछ परसेंट इन्वेस्ट कर देता था और बचे हुए अमाउंट से घर चलाता था। अब ये परसेंट कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40 या 50। यह आपको अपने सैलरी और अपने खर्चों के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। सुंदर के केस में वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एफडी या बॉन्ड्स में ही नहीं, इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट स्कीम्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, ऐसे ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट करता था। अगर हम थोड़ा सा भी मैक्रो इकोनॉमिक्स या इन्वेस्टमेंट सीजन का स्टडी करके ये समझें कि किस समय किस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हमारे रिटर्न्स इजीली महंगाई को हरा सकते हैं। यूट्यूब में कई सारे वीडियोस इन्वेस्टमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो कि आप रेफर कर सकते हैं इसे सीखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आसान भाषा में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अगर हम खुद इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो हमारा एंड गोल ये होना चाहिए कि हम किसी तरह से अपने पैसे को अराउंड 13 to 17% कैगर पे कंपाउंड करें। कुछ केसेस में तो लोग 20% कैगर पे भी कंपाउंड करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये क्या बात हो गई। कुछ लोग तो स्टॉक मार्केट में 25 से 30% तक का भी निकाल लेते हैं, और कुछ लोग तो 40, 50, 70, यहाँ तक कि 100% तक का भी दावा करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपके पूरे पोर्टफोलियो रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, ना कि आपके सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो की। आपका जो ओवरऑल एनुअल रिटर्न बनता है वो डिपेंड करता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या एसेट कंपोनेंट्स ऐड किए हैं और उन कंपोनेंट्स का परसेंटेज एलोकेशन क्या है। जैसे अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 80% इक्विटी कंपोनेंट रखा है और उससे आपको 25 to 30% एनुअल रिटर्न्स आते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपका ओवरऑल रिटर्न्स भी अच्छा आएगा। और दूसरी तरफ अगर आपने एफडी, बॉन्ड्स, गोल्ड, इन सब का मिक्स अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखा है, तो उस केस में आपका एनुअल रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। जैसे अगर मैं आपसे अपने पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स को शेयर करूं, तो मेरे पोर्टफोलियो में है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया और यूएस में, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, रियल एस्टेट और बिटकॉइन। अब इन सारे कंपोनेंट्स का डिफरेंट एलोकेशन है और उस एलोकेशन के हिसाब से मेरा एनुअल रिटर्न्स निकल कर आता है। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपना पोर्टफोलियो इसी तरह से बनाएं। आपका पोर्टफोलियो इससे अलग भी हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो रिस्की एसेट होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, उसमें हमें कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर नहीं लगाना चाहिए। कोई 5% का रेशियो रखता है, कोई 10% का रेशियो रखता है, पर मुझसे अगर पूछे तो मेरे केस में बिटकॉइन एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो का 5% है। तो अगर किसी रीज़न से बिटकॉइन अगर 70-80% गिर भी जाता है, तो मेरे पोर्टफोलियो पे इसका इतना असर नहीं पड़ता और मुझे रात को नींद भी आराम से आती है।
पर अगर किसी के पोर्टफोलियो में रिस्की एसेट का एलोकेशन 50% है तो 70-80% की गिरावट में वो पोर्टफोलियो ओवरऑल 40-50% नीचे गिर जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो आई होप जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो एलोकेशन पे खास ध्यान देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पोर्टफोलियो एलोकेशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको और डिटेल्स में इसके बारे में समझाऊंगा। अब जहां तक इक्विटी या स्टॉक मार्केट की बात है, उसमें भी आपकी कोशिश 20-30% एनुअल रिटर्न्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने बोल दिया कि भाई मैं तो 100% रिटर्न बनाता हूँ स्टॉक मार्केट पे, और ये सुनकर आप भी उसी दिशा में निकल पड़े। अगर ऐसा हुआ तो 100% पॉजिटिव रिटर्न्स का तो पता नहीं, पर हो सकता है कि आपकी कैपिटल आधी या उससे कम रह जाए। तो आप ये सारी रिस्क समझ कर ही अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करिए। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यार मुझे तो इन सब चक्रों में पड़ना नहीं है और मुझे कुछ सीखना वीखना भी नहीं है, अगर कुछ आसान रास्ता है तो बता दो भाई। तो ठीक है, जब बात इक्विटी एसेट क्लास की आती है तो आप सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर आप निफ्टी या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स या ETF में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर आपको निफ्टी इंडेक्स के बारे में बताऊं तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है और सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। तो जैसे जैसे ये कंपनीज का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इंडेक्स का प्राइस भी आगे बढ़ते रहता है। तो अगर हम निफ्टी इंडेक्स के हिस्टोरिकल कैगर रिटर्न्स देखें तो लगभग 12 से 13% के आसपास निकल कर आते हैं। तो आपको झंझट फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। पर हाँ, इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस समय हमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं टॉप पर इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर लें और कुछ सालों तक आपको रिटर्न्स ही ना मिले। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि किस समय हमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, किस समय SIP फॉर्मेट में करना चाहिए और किस समय मोटा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप ये भी बोल सकते हो कि भाई साहब ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो और कोई आसान रास्ता है तो वो भी बता दो। तो ठीक है, आप सिंपली म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आप मंथली SIP करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्विटी या स्टॉक मार्केट एसेट क्लास के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है, पर जहाँ तक दूसरे ऑप्शंस की बात है जैसे कि FD, बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, रियल एस्टेट, गोल्ड इन्वेस्टिंग, इन सब के बारे में आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को क्लब करके उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली आपका गोल यही होना चाहिए कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज महंगाई को हर साल हराता रहे, ताकि आपका पैसा ग्रो करे, ना कि महंगाई की मार से कम हो जाए। सुंदर ने भी अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्थ को बढ़ाया और अपनी लाइफस्टाइल को भी बेटर किया। सुंदर ने ये भी ध्यान रखा कि लाइफस्टाइल पे उतना ही खर्चा करना है जिससे इन्वेस्टमेंट रेगुलरली चलता रहे और उसकी नेटवर्थ भी बढ़ती रहे। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सुंदर और टिक्कू के एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है और उस पैसे पे महंगाई से ज़्यादा रिटर्न्स क्यों जनरेट करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो कुछ लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर अगर पहली बार में समझ नहीं आ रहा तो उस वीडियो को दोबारा देखिए। और मेरी तरफ से मैं ये कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और वीडियोस मैं आसान भाषा में आपके लिए बनाऊं, ताकि आप अपने नॉलेज को और भी बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं कोई भी पेड सर्विस ऑफर नहीं करता, तो प्लीज़ मेरे नाम पर आप किसी को भी पैसे मत दीजिए। मेरी तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपसे की हैं वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उससे बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।